हेलो दोस्तों। आज मेरी स्क्रीन पर है अमेंडमेंट जो कि फाइनेंस बिल 2021 में आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं उन अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44 की। जैसा कि आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि अब आपको जीएसटी ऑडिट की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिकली इसके थ्रू वो क्या बताना चाह रहे थे, हम वर्ड टू वर्ड समझते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या बताने की कोशिश की है। For Section 44 of the Central Goods and Service Tax Act, the following section shall be substituted, यानी कि जो पुराना सेक्शन था वो बदल करके अब ये वाला पॉइंट आकर के उसमें मर्ज हो जाएगा। ये क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, हर वो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड, बट ऑब्वियसली चीज़ है जो रजिस्टर्ड नहीं होते थे उनको जीएसटी ऑडिट की कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। अदर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इन जो आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए वही वाली चीज़ें रहेंगी जो पुरानी थी। ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो इनमें नहीं आते, जैसे कि कौन कौन वो हो सकते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और 52, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न। यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और वो लोग जिनके ऊपर सेक्शन 51 और 52 अप्लाई होता है, इनको छोड़ करके बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन को जब एनुअल रिटर्न फर्निश करनी पड़ती है तो विच में इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उन लोगों के लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दे। अब ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? पहले तो सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब आप खुद देख लो, आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सीए को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानकार हो, अगर आपको पता है, अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हो तो आपको पता होगा कि एक्चुअली आपकी कितनी सेल है, आपकी कितनी परचेज है, आपने कितना आईटीसी कलेक्ट किया है, आपने आईटीसी कितना क्लेम किया है। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो ये काम आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने वाला पर्सन अगर एडवोकेट है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो कि आप उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बनवा सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि सेल और परचेज, या मैं सेल और परचेज की बात करता हूं तो उसके ऊपर जुड़े हुए टैक्स की भी बात करता हूं। यानी कि आपने जितना आईटीसी कलेक्ट किया है क्या उतना ही क्लेम किया है, उससे ज्यादा क्लेम किया है तो क्यों ज्यादा क्लेम किया, उसके रीजंस दे दीजिए। और अगर आपने कम क्लेम किया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरीके से टैक्स में भी जो अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स बनता है उतना ही आपने पे किया है कि नहीं किया, ये सारी चीजें आप सर्टिफाई कर दीजिए। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आपको हर साल देनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको एनुअल रिटर्न, दैट मीन्स जीएसटीआर 9 जो आप फाइल करते थे वो तो फाइल करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा विथ द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन आप दोगे, ये जो आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाया था उसके बेसिस पे, भाई इनकम टैक्स में तो आपको ऑडिट करवानी ही पड़ती है, इनकम टैक्स में तो कोई एग्जेम्पशन है नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एग्जेम्पशन आपको जीएसटी में मिली है, ना ही कि इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में अगर आपके ऊपर ऑडिट होती है तो वहां की ऑडिट के बेसिस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे और एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तो तैयार करोगे विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइड। और जो तरीका आपको बताया जाएगा, जिस तरीके से आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफाई करके देना पड़ेगा। Provided that Commissioner may, on the recommendation of the Council by notification, exempt any class of registered person from filing annual return under this section। साथ ही साथ कमिश्नर को ये पावर दे रखी है कि अगर उनको लगता है तो काउंसिल की रिकमेंडेशन के साथ वो किसी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि चलो भाई ठीक है आप एनुअल रिटर्न फाइल ना करिए। लेकिन सबके लिए ये नहीं होगा, ये कमिश्नर जिसको ऑथराइज करेगा केवल उसको, बाकी सबके लिए एनुअल रिटर्न तो फाइल करना मैंडेटरी है ही है। इसके अलावा प्रोवाइडेड फर्दर दैट nothing contained in this section shall apply to the Department of Central Government or State Government or local authority whose books of accounts are subject to audit by Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the
अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। भैया जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बताई हैं, मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए नहीं बताई हैं। जिनके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट लगती है, जिनको सीएजी ऑथराइज करता है कि भैया ये कंपनी की ऑडिट होनी चाहिए, जो कि पीएसयूज होती हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं, तो वहां पे जैसी चीजें चलती थी वैसी ही होंगी। यहां पे आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें बिल्कुल सेम वैसी रहेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमेशा मेरे मन में रहती है, वो रहती है इंटरेस्ट को लेकर के। इसको भी क्लियर कट कर दिया गया कि भैया अब जो आपको टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो किस वैल्यू पे देना पड़ेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि उन्होंने भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। सेक्शन 50 कहता है इंटरेस्ट के ऊपर। ये क्या था, मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर कर दूं। होता क्या था कि मान लेते हैं कि हमारा जस्ट फॉर एन एग्जांपल नवंबर में मेरा कोई टैक्स बनता था और मैं वो टैक्स नवंबर में पे करना भूल गया। अब वो टैक्स मैं पे कर रहा हूँ जनवरी में। तो गवर्नमेंट ये, हमारे मन में ये डाउट रहता था कि जो नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच का डिले है, इसका मुझे टैक्स तो पे करना ही है, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि 18% के रेट से होता है एनुअल रेट पे। ठीक है, अब 18% के रेट से जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो मैं पे कर दूंगा। अब एक प्रॉब्लम और थी कि मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मान लीजिए कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई थी 100 रुपीज़ और इसमें से मैंने 80 रुपीज़ का आईटीसी ले लिया, तो अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी हो गई 20 रुपीज़। तो अब मेरी लाइबिलिटी थी 20 रुपीज़, जो कि मैंने जनवरी में पे की और मुझे पे करनी थी नवंबर में। तो क्वेश्चन ये उठता था कि मुझे टैक्स लाइबिलिटी 20 पे, यानी कि इंटरेस्ट 20 पे करना पड़ेगा, या जितने रुपए की मेरी आउटवर्ड सप्लाई है उसका जितना टैक्स है मुझे उस पे देना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन हमेशा से रहती थी। कुछ लोग इसको कहते थे कि 100 पे टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ कहते थे 20 पे देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस बात को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 20 पे देना होगा। आइए एक बार बुकिश लैंग्वेज में, यानी कि जो अमेंडमेंट की लॉ की लैंग्वेज है उसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। In Section 50 of the Central Goods and Service Tax Act, in subsection 1, for the provision, the following provision shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of July 2017. Namely, ये बहुत अच्छी बात है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है, यानी कि 1 जुलाई से। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इंटरेस्ट दे चुका है तो उसको भी रिफंड बैक मिल जाएगा, उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हो गया कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से जीएसटी एक्ट आया है तब से ये चेंज माना जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है? Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। यानी कि बिल्कुल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो इंटरेस्ट लगेगा उतने पोर्शन पे लगेगा जितने पोर्शन को आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हो। दैट मीन्स कि आईटीसी एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है भैया वो तो आपको अपने जेब से देना पड़ता है, वो आपको कैश से पे करना पड़ता है। तो उसके लिए आप जीएसटी में पेमेंट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप उसकी पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी उतने ही पोर्शन पे देना पड़ेगा जितने पोर्शन पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट की है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने बोल दिया है कि अब आपको आईटीसी का एडजस्टमेंट करने के बाद जो लायबिलिटी आएगी इंटरेस्ट आपको उस पे देना पड़ेगा। और याद रखिएगा इंटरेस्ट का रेट है 18% पर एनम। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की होगी। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।